Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video I am going to discuss a very important topic from your chapter The Rise of Nationalism in Europe. From your history book, the topic is Romanticism. Okay children, before we understand that topic, let me request every one of you to be there till the end of the video so that you understand the whole topic. और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इसी टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं. तो रोमांटिसिज्म क्या होता है? लेट मी टेल यू वेरी सिंपली. एक सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ रोमांटिसिज्म क्या है. बेसिकली रोमांटिसिज्म एक रोमांटिक फीलिंग है, राइट, इन विच हाउ अ लवर लव्स हिज बिलवड. किस तरीके से जिस तरह से एक प्रेमी अपने प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रेम करता है, उसी तरीके से कैसे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, राइट. तो एक तरह का नेशनलिस्ट फीलिंग्स को डेवलप करने का तरीका है, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैसे देश में यूनिटी लाया जाए और एक तरह से कल्चरल यूनिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, राइट. कल्चरल यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जो कल्चरल मूवमेंट चलाया गया है, इसी को ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है या रोमांटिक इमेजिनेशन. ये बेसिकली एक रोमांटिक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है. जैसे मैंने कहा कि एज ए लवर लव्स हिज बिलवड, इन द सेम वे वन लव्स वंस कंट्री. ओके, एंड वाया व्हाट? वाया डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. चाहे वो आर्ट के जरिए हो, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हो सकते हैं. जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक, स्टोरीज, पोएम्स, सॉन्ग्स, राइट. ऐसे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के जरिए आप अपनी भावना को, अपनी इमोशंस को अपने देश के साथ जोड़ते हैं, राइट. तो कहने का अर्थ यह है कि जो ये यूनिटी है पूरे देश में या नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है, इट डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स. ओके, सिर्फ लड़ाई के जरिए या गन्स के जरिए, बंदूकों के जरिए जो है ये यूनिटी नहीं आई है, या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जरिए नहीं आई है. ठीक है, ये एक आप ये कह सकते हैं इमोशंस के जरिए भी देश में यूनिटी लाई जाती है, राइट. और ये जो कल्चरल मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक ऐसा आइडिया है, एक तरह का सोच है जिसमें पोएट और जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसमें किसी तरह का रीजनिंग, कहने का मतलब जब हम किसी चीज से अपनी भावना जोड़ते हैं या अपनी इमोशंस जोड़ते हैं तो हम उसमें लॉजिक नहीं ढूंढते, राइट. हम अगर लॉजिक ढूंढेंगे, जैसे अगर आप अपने गॉड के प्रति अपने डिवोशंस को दिखाते हैं, तो गॉड के ऊपर आप किसी तरह के क्वेश्चंस या किसी भी तरह का आप सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, राइट. या कोई दूसरा अगर सवाल खड़ा करे आपके डिवोशंस को लेकर, आपके गॉड के प्रति, राइट, तो फिर आपको बुरा लगेगा. इसी तरीके से जो है, जब आप अपने देश को प्रेम करते हैं, देश को प्यार करते हैं, तो वो एक अनकंडीशनल लव है. अपने देश के प्रति जो अनकंडीशनल लव है, और उसको आप व्यक्त कैसे करते हैं, उसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं. जो ये रोमांटिसिज्म जो है, इस पूरे देश में यूनिटी लाने के लिए, चाहे अगर हम हमारे देश की भी अगर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल खाली आर्म्ड रिबेलियन के जरिए नहीं हुआ है, राइट. इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल हुआ है, वो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कई तरह के आर्ट फॉर्म्स, जैसे मैंने अभी बात की, फोक डांस के जरिए, फोक सॉन्ग के जरिए, पोएट्री के जरिए, स्टोरीज के जरिए, राइट, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई. तो एक तरह से जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको मजबूत किया गया, उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसका एक जरिया बना एक कल्चरल मूवमेंट, और उसी को ही रोमांटिसिज्म कहा जाता है. तो एक ऐसा एक फीलिंग अपने देश के प्रति जो आप व्यक्त करते हैं, तो प्योरली जो है इमोशंस के ऊपर बेस्ड है. किसके ऊपर बेस्ड है? इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, राइट. और इसमें किसी भी तरह का लॉजिकल रीजनिंग या किसी भी तरह का आप क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं. लॉजिक इसमें आप नहीं ढूंढते हैं, आप इसमें दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं. तो सीधे सीधे आप ये सोचिए, जब आप इमोशनली अपने देश से जुड़े हुए होते हैं और उसको व्यक्त करने के लिए अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, चाहे स्टोरीज के जरिए, अपने सॉन्ग्स के जरिए या पोएट्री के जरिए, देश में जब यूनिटी लाने का कोशिश करते हैं, तो इसके जरिए भी आप कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम करते हैं. तो जो पोएट्स थे या जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने रीजनिंग और लॉजिक्स को एक दरकिनार करके जो ये रोमांटिसिज्म का जो
मूवमेंट जो चला है, जो कल्चरल मूवमेंट है, वो प्योरली उन्होंने इमोशंस के आधार पर, इंट्यूशन के आधार पर और मिस्टिकल फीलिंग्स के आधार पर रखा, राइट। मैं एक एक करके एक एक वर्ड इसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से रोमांटिसिज्म से हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, मैं बोर्ड पे भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इमोशंस का अर्थ सभी को मालूम है, जो प्योरली आपके इमोशंस के ऊपर आधारित है। इंट्यूशंस क्या होते हैं कि जब आप ऐसा मानते हैं कि कोई चीज सच है, राइट, समथिंग दैट मेक्स यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू, बट यू डोंट हैव एनी वे टू एक्सप्लेन इट। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ट्रू क्यों है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई चीज सच है, जिसको आप सच मानते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई रीजनिंग नहीं है, उसके लिए आप कोई यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई it is so or why it is true, okay, but you believe that yes, it is true, okay. And mystical feelings, when we are talking about mystical feelings क्या होती है, जब कोई चीज जो है आपकी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक तरह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है, राइट। तो एक तरह का अनयूजुअल, एक स्ट्रेंज काइंड का फीलिंग है जो आप डेवलप करते हैं इसमें, क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। मतलब एक कॉमन, एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, एक साझा विरासत जो है, एक सांस्कृतिक विरासत जो है, वो सभी के लिए एक जैसी है और सब उसको शेयर करते हैं। और कॉमन कल्चरल पास्ट, तो हम जितने भी लोग देश में रहते हैं उनका एक कॉमन कल्चरल पास्ट होगी, हमारी संस्कृति जो है कॉमन होगी, सेम रहेंगी, ठीक है। और यही जो चीजें हैं, जो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है और कॉमन कल्चरल पास्ट है, यही देश को जो है या नेशन को बनाने का एक आधार होता है, राइट। तो जैसे मैंने शुरू में कहा है कि नेशन सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जरिए या वॉर्स के जरिए नहीं बनती है, नेशन जो है कल्चरल मूवमेंट के जरिए भी बनती है, ठीक है। और कल्चरल मूवमेंट किस तरीके से, उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें जर्मनी के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड, इन्होंने क्लेम किया कि कैसे ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग पीपल थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। तो जो कॉमन पीपल है, जिसको कहते हैं 10 फोक, और नेशन बिल्डिंग के पूरे प्रोजेक्ट में इन्हीं को ही कलेक्ट करना, फोक सॉन्ग्स कलेक्ट करना, फोक पोएट्री को कलेक्ट करके, फोक डांस को कलेक्ट करके देश में लोगों के अंदर एक नेशनल फीलिंग को जगाने का काम होता है, ठीक है। तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगा के यूनिटी को बनाने का काम किया जाता है, और जब तक देश में लोग यूनाइटेड नहीं होते तब तक नेशन बनने का जो, या नेशन बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो कल्चरल मूवमेंट जो रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं, इट्स सॉट टू क्रिएट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स, ठीक है। और इसका कहीं किसी भी तरीके से साइंस से, लॉजिकल रीजनिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दिल से जुड़ा है और इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। और इसमें किसी भी तरह का, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि आप अपने गॉड के प्रति अपने डिवोशंस को दिखाते हैं, तो उसमें किसी तरह का रीजनिंग या साइंस की बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इमोशंस, एक इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिज्म की बात होती है, ठीक है। अगला एग्जांपल इसमें देखते हैं, पोलैंड में देखते हैं कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को वहां पर जिंदा रखा गया। कैरल कुरपुस्की सेलिब्रेटेड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक, ठीक है। ओपेरा और म्यूजिक के जरिए जो है किस तरह से राष्ट्रीय भावना को या नेशनल फीलिंग को बनाए रखा गया, उसको किस तरीके से जिंदा रखा गया, अलाइव रखा गया। क्योंकि अब आपने सुना है नहीं सुना है, लेट मी टेल यू कि जो रशिया का कंट्रोल था पोलैंड के ऊपर, राइट, तो वहां के लोग भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, और किस तरीके से लोगों को एकजुट रखने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया गया, ठीक है, ओपेरा का सहारा लिया गया। और कैरल कुरपुस्की जिन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को, वहां के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को थ्रू ओपेरा एंड म्यूजिक, एंड टर्न फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, ठीक है। एक नेशनलिस्ट सिंबल के तौर पे, एक तरह से एक रेसिस्टेंस के तौर पे उन्होंने इसको एक सिंबल बनाया,
ठीक है, नेशनलिस्ट रेसिस्टेंस जो उनको दिखाना था किसके अगेंस्ट, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो एग्जांपल अगला लेते हैं पोलैंड से ही, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो एक हथियार के तौर पे यूज किया गया, एक वेपन के तौर पे यूज किया गया लोगों को एकजुट रखने के लिए। क्योंकि जब हमने बात कर रहे हैं कि रशियन डोमिनेंस की बात करें, रशियन कंट्रोल की बात की गई, तो पोलैंड में जो रशियन कंट्रोल था, तो वहां के लोगों ने 1831 में इसके खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन भी किया था, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर भी हम देखते हैं मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी कौन होते हैं, जो प्रिस्ट जो क्लास है, जो पादरी है वहां के, तो मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance. Going ahead with the discussion on the examples of Romanticism, we have already talked about Poland and Germany. Now let us move further with some more examples. Greece is yet another example we can give, right? Wherein, nationalists in Greece, basically, let me remind you of my previous video in which I already discussed about it. Greece had been a part of Ottoman Empire, that is the Muslim rule over there, since 15th century. So over there also nationalist feelings were strengthened through cultural movement, right? So nationalists in Greece got support from other Greeks, those who were living in exile, and also from West Europeans who had great sympathies for ancient Greek culture. तो जो वेस्ट यूरोपियन लोग थे उनका एक सिंपैथी, एक सहानुभूति जो है ग्रीस के साथ था। ग्रीस जिसको पोएट और जो वहाँ के रोमांटिक आर्टिस्ट है, किस तरीके से इसको पोएट और रोमांटिक आर्टिस्ट ने कैसे ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया, राइट? क्योंकि यूरोप का जो सिविलाइजेशन का जो एक तरह से उदय जिसको बोल सकते हैं, या जो उसकी उत्पत्ति है, वो ग्रीस से ही हुई, ठीक है? तो ग्रीस के साथ जो है एक सिंपैथी वेस्ट यूरोपियन की थी, और उसी के चलते जो है कल्चरल मूवमेंट वहाँ पे स्ट्रांग हुआ, और बाद में वहाँ एक नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ाई चालू हुई, जो 1821 के अराउंड चालू हुई, और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया, और ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के चंगुल से आज़ाद होकर एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, ठीक है? बाल्कन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर, बेसिकली जो बाल्कन रीजन में जो कंट्रोल था किसका, ऑटोमन एम्पायर का ही था। तो ग्रीस वाज आल्सो पार्ट ऑफ द बाल्कन्स। तो इसका भी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पर जो मुस्लिम रूल था वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, और साथ में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, इस कल्चरल मूवमेंट के जरिए जो रोमांटिक नेशनलिज्म है वो स्ट्रांग हो रहा था, जिसमें उनको ये लगता था कि हम लोग, यानी कि जो मेंबर्स थे, जो आज के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज से जो पहले पार्ट हुआ करते थे बाल्कन रीजन के, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, हेर्जेगोविना, ग्रीस, ठीक है, स्लोवेनिया, ये सब कंट्रीज जो है मॉडर्न डे कंट्री आज का जो है, वो पहले कभी किसके पार्ट हुआ करते थे, बाल्कन रीजन के पार्ट हुआ करते थे। तो उनको ये लगने लगा कि हम लोग तो शुरू से ही इंडिपेंडेंट थे, हमको जबरदस्ती जो है वी बीन मेड सब्जेक्ट, ओके, टू द ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर ने हम पर जबरदस्ती जो है एक तरह से हमें सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़नी है, और एक जो कल्चरल मूवमेंट वहाँ स्ट्रांग हुई कहीं ना कहीं, उसके चलते भी आप ये देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक जो वहाँ की यूरोपियन नेशनैलिटीज़ हैं, हालांकि और भी अदर रीजन्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे एक के बाद एक यूरोपियन नेशनैलिटीज़ अलग होती गई ऑटोमन एम्पायर से, यानी कि बाल्कन रीजन से वो अलग होती रही और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को वो असर्ट करते रहे। तो children, we can give these many examples starting with Germany, Poland, and then I've talked about how within the Poland only we have given 2 examples, right? And then we were talking about just now we talked about Greece and the Balkan region. These many examples can be given to support your answer that how cultural movement, right? I also talked about our country's condition also, or anywhere in any part of the world wherever people were fighting for independence. The role played by culture cannot be ignored, right?
because nation building is a project which cannot be possible without cultural movement. It cannot happen only through wars and territorial expansion. That we have to understand very clearly. So I hope the points that I've discussed with you is very clearly understandable to you. You understood most of it. Even then, if there is any doubt, you can drop your questions. I'll be happily answering your questions, right? Hope you like the video. Please, if you like the video, do share it with among your friends. And in the end, I will say thank you. Have a nice time. Bye bye.